किसान, बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है। रबी सीजन में अभी तक पिछले बार से 23.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ज्यादा बुआई हुई है। भारत ने कोविड-19 की 13 करोड़ से ज्यादा जांच पूरी कर एक और मील का पत्थर पार किया। दिल्ली स्थित पूसा के नाज कॉम्प्लेक्स में विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 55,132 करोड़ 98 लाख के MSP मूल्य की धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 25,34,000 धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 19 नवंबर 2020 तक कुल 292 लाख 1,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद खरीफ 2020-21 के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। इसी तरह 19 नवंबर 2020 तक कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52 करोड़ 40 लाख रुपए MSP मूल्य वाली 5,089 मीट्रिक टन खोपरे बारहमासी फसल की खरीद की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा राज्यों में MSP के तहत बीज कपास की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। 19 नवंबर 2020 तक 18,72,353 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 5,710 करोड़ 27 लाख रुपए था, जिससे 3,70,850 किसान लाभान्वित हुए हैं। देश में चालू रबी सीजन में अभी तक पिछली बार से 23.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ज्यादा बुआई हुई है, जो 9.84% अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में सरकार की विशेष रुचि और प्रयासों से किसान उत्साहित हैं, जिससे कृषि क्षेत्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि कोविड महामारी के बावजूद सरकार ने अपनी प्राथमिकता वाले कृषि क्षेत्र में निरंतर ध्यान दिया, जिससे पिछले रबी सीजन में फसलों की कटाई अच्छे से हुई।
भारत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक और चुनौती को पार कर लिया। प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा जांच कराने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पिछले 24 घंटों में 10,66,022 नमूनों की जांच की गई और इस तरह भारत में कुल मामलों की समग्र जांच संख्या बढ़कर 13,06,57,808 हो गई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पिछले करीब 1 करोड़ मामलों की जांच मात्र 10 दिन की अवधि में की गई। प्रतिदिन औसतन 10 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच से समग्र पॉजिटिव मामलों की दर को कम स्तर पर कायम रख पाना सुनिश्चित किया जा सका है और इस तरह इसमें फिलहाल गिरावट का रुख देखा जा रहा है। ठीक होने वाले रोगियों के 78.19% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। दिल्ली में 8,775 लोग कोविड के बाद ठीक हुए हैं, महाराष्ट्र में 6,945 और केरल में 3,958 नए रोगी ठीक हुए हैं। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नए मामलों की सूरत में 77.69% का योगदान किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,608 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 6,028 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कल 5,640 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान इस रोग से हुई 564 लोगों की मौत के मामलों में से 82.62% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। मछली के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में ये दिवस मनाया गया और इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी, उत्तर प्रदेश के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव श्री राजीव रंजन एवं देश भर के अन्य मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में विश्व मत्स्य दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी, उत्तर प्रदेश के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव राजीव रंजन एवं देश भर के मत्स्य पालन से जुड़े अधिकारी एवं मछली पालक उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, अवश्य ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। जिनको पुरस्कार मिला है एक मिसाल जैसा है, बाकी लोग इसको देख करके प्रेरित होंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जिन्होंने एक्सेल किया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, व्यक्ति अथवा सोसाइटी अथवा कोई प्रदेश, ये स्पेसिफिक पैरामीटर के अंतर्गत इनको सिलेक्शन किया गया है और इससे बाकी लोग सब प्रेरित होंगे, बाकी प्रदेशों में भी प्रेरणा आएगी। अर्लियर इट वाज नॉट ए विजिबल सेक्टर। भिन्न भिन्न मंत्रालय के अधीन में ये रहते हुए अपना आइडेंटिटी खो चुका है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मंत्रालय बनाया है। इसका है एक नया सेटअप, फोकस्ड अटेंशन दिया जाता है और इससे भी आप देख सकते हैं कैसा प्रगति होता है इस सेक्टर में। और ये रोजगार सृजन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, आजीविका क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक नया मिनिस्ट्री होने का अर्थ है एक कंप्लीट नया सेटअप, इसको फोकस्ड अटेंशन देने के लिए, अनडिवाइडेड अटेंशन के कारण इस क्षेत्र में व्यापक जागृति आया गया है कि अगले 5 साल में हम किसानों का आय को तो दुगनी करेंगे और नया रोजगार भी डबल से ज़्यादा होगा। ये हमें पूरा विश्वास है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में भी ये कम प्रभावित रहा है, बाकी सारा सेक्टर जब दोस्त विध्वस्त हो गया है, ये कम प्रभावित रहा है। इसका कोई गणितिक कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे विश्वास है हमारे किसान, वैज्ञानिक, एंटरप्रेन्योर, इस सब की प्रचेष्टा से भारत नंबर 1 पर आ सकता है। मुझे इसमें आनंद है कि उड़ीसा में परफॉर्म अच्छा किया है, लेकिन पूरा देश मेरा है और इसलिए ईस्ट और वेस्ट होम इज़ बेस्ट। उड़ीसा जो हुआ इसमें मुझे आनंद हुआ है, फिर भी जो तमिलनाडु हुआ है, जो आंध्र हुआ है, जो असम हुआ है, इसमें भी मेरे को आनंद है और मैं पूरा चाहता हूँ ऐसा एक्सेलेंस पूरे देश में हमको देखा जाए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि इनलैंड फिशरी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
किसानों की दोगुनी आय करने के लिए एक योजना और एक नारा दिया। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किसानों की दोगुनी आय करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए, बड़े महत्वपूर्ण कदम। हम जानते हैं एक न किसान की दोगुनी पैदावार खेत में हो सकती है। हम ये भी जानते हैं कि दोगुने भाव भी नहीं हो सकते। विभिन्न जो किसानों के ऐसे धंधे हैं, चाहे वो दुग्ध उत्पादन हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे कुक्कुट पालन हो, उन्हीं के द्वारा किसानों की दोगुनी आय की जा सकती है। अब तक इस विभाग को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। चूँकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी धार्मिक स्थली है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। लोग ये समझते थे, जनता ये समझती थी कि मत्स्य पालन एक अपराध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की जनता अपना आदर्श मानती है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही नीली क्रांति का एक नारा दिया, वैसे ही जनमानस के अंदर ये आ गया कि ये अपराध नहीं है, ये एक उद्योग है, ये एक हमारा धंधा है। इसलिए उन्होंने इसको अपनाना शुरू किया। हमारे अधिकारियों ने और हमने जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का पूरी तरह से क्रियान्वयन ईमानदारी से मछुआरों के बीच में किया। प्रत्येक हमने उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनको हजारों मकान बनाए, उनको मोटरसाइकिल और आइस बॉक्स दिए, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी घर घर सप्लाई मछलियों उसकी मत्स्य की। इसके अलावा उन्होंने केसीसी से जोड़ा, उनको बीमा से जोड़ा। उनको कोई भी ऐसी योजना नहीं कि जिससे उनको केंद्र से की योजनाओं का उनको लाभ न मिला हो। इसलिए उनका रुझान बढ़ा और उन्होंने मत्स्य उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने ये पूरी ईमानदारी से, जिसमें किसी भी प्रकार का, वैसे तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग में कोई संभावना नहीं रहती गड़बड़ी की, लेकिन हम खास तौर से अपने इस मत्स्य विभाग की ओर से मैं कह सकता हूँ, एक हमने इसको ऑनलाइन, हमने पोर्टल के द्वारा सबको प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुँचाया है। इसलिए मत्स्य उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हमारा योगदान रहा है। ये उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, क्यों नदियां हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, बड़ी बड़ी झील हैं। ये किसान, मैंने बताया, एक आज आबादी बढ़ने के कारण बहुत छोटी जोतें होती जा रही हैं। इसलिए नौजवान का जो रुझान है वो मत्स्य उत्पादन की तरफ विशेष रूप से बढ़ा है। इसलिए चूँकि कृषि की जो जीडीपी है, कृषि की जीडीपी, देखो कृषि प्रधान देश है हमारा, और उत्तर प्रदेश तो विशेष रूप से कृषि प्रधान है। और किसान को मदद करने के लिए आपको मालूम है, एक जैसे ही हमारी सरकार बनी, सबसे पहला प्रस्ताव हमारा किसान के कर्जे माफ़ी का था। इसलिए किसान को मजबूत बनाने के लिए हमने दुग्ध उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमने मत्स्य उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम जो भी किसान के उत्पाद हैं, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे सब्जी का हो, हमने सभी में उत्पादन बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी ने उत्तम प्रदेश बना के पूरे देश में साबित कर दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव राजीव रंजन ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना से मछली उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। वर्ल्ड फिशरीज डे जो है इसलिए मनाया जा रहा है कि लोगों को मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में बताया जाए, एक्वाकल्चर क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी हो और उन लोगों में एक कंपटीशन की भावना हो कि कितना आगे इस क्षेत्र को बढ़ाया जाए। ये क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है, 10 से 11% का ग्रोथ है इसमें, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर में। और अभी के जो वैश्विक महामारी है, जो उस समय भी ये क्षेत्र ज़्यादा प्रतिकूल इसमें प्रभाव नहीं हुए हैं, क्योंकि ये फूड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रिशन के लिए और अफोर्डेबल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो
इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वर्ल्ड फिशरीज़ डे में लोगों को इसके बारे में पता चला, जो सरकारी स्कीम्स हैं उसके बारे में लोग जानें और उसका फ़ायदा उठाते हुए पूरे सेक्टर को और आगे ऊंचाई पर ले जाएं, उसके बारे में ये स्कीम चले। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसके बारे में लोग जागरूक हों और वर्ल्ड फिशरीज़ डे इसी संदर्भ में मनाया जा रहा है। जी, ऐसा है कि शुरू में अब देखेंगे, जैसे जब स्वतंत्रता के समय जो मेरीन फिशरीज़ हैं वो डोमिनेट करता था। 80% प्रोडक्शन मेरीन फिशरीज़ का होता था, इनलैंड फिशरीज़ करीब 20% होता था। पिछले 20 साल पहले करीब दोनों बराबर हो गए और अब जो है वो उल्टा हो गया है। अब जो है 78% प्रोडक्शन इनलैंड फिशरीज से होता है और 22% मेरीन फिशरीज से होता है। इसका एक रीज़न है कि फ़िश सेक्टर जो मेरीन फिशरी एरिया है उसमें ओवर क्राउडिंग के चक्कर में और अभी कैचेस कम होते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब मैरीकल्चर के थ्रू, जो आप लोगों ने देखा उसी तरह से इनलैंड में जो फ़िश फार्मिंग कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन जो है साइंटिफिक तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ा सकें, और यही अब होते जा रहा है। इसीलिए अब मैक्सिमम प्रोडक्शन इनलैंड के थ्रू आने की हम लोग की योजनाएं हैं और इसीलिए अब उस पर हम लोग का काफ़ी महत्व है। इसीलिए आपने देखा उत्तर प्रदेश जो है, जहां बहुत ज़्यादा जल संसाधन हैं, वहां पे हम लोग इसका और विकास करें। तो ट्रेडिशनल एरिया जो पहले मेरीन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, उनको साथ उनके वहाँ भी काम हो रहा है। वहाँ भी हम लोग और डीप सी फिशिंग की तरफ जा रहे हैं। जो पहले जो था वो तट के बहुत नज़दीक आर्टिजनल फार्मर्स जो होते थे, आर्टिफिशियल फिशर्स जो होते थे, छोटे जो उनके पास नौकाएँ होती थी, उनको यूज़ करते थे। तो फ़िश कैच भी अब कम होते जा रहा है क्योंकि ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन प्रेशर भी है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब मैरीकल्चर के थ्रू समुद्र में ही अब केज लगा के उससे ज़्यादा कर सकें और इनलैंड में और ज़्यादा विस्तार कर सकें और प्रोडक्शन वहाँ से आए। इसी के लिए हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, जिसमें 20,050 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो बहुत अच्छा चल रहा है। 6,000 करोड़ से ज़्यादा का हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है और उसको हम लोग बहुत प्रभावशाली तरीके से उसका फील्ड में हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जी, अभी हम लोगों ने टारगेट रखा है 1 लाख करोड़ का फिशरीज़ एक्सपोर्ट करना अगले 5 सालों के अंदर, और ये संभव है बिकॉज़ अभी आप देखेंगे कि चूँकि हम लोग का काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, कैसे उसका स्पीसीज़ डाइवर्सिफिकेशन करें, कैसे उसको हम लोग एक्वाकल्चर से पूरे वैल्यू चेन को बढ़ाएं और वैल्यू एडिशन करें। अभी तक जो एक्सपोर्ट्स होते आ रहा है वो ज़्यादा उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है, वो चिल्ड फॉर्म में ही और रॉ फॉर्म में ही ज़्यादा हो रहा है। हम लोग अब वैल्यू एडिशन के ऊपर जोर देते हुए इसको चाह रहे हैं 1 लाख करोड़ तक हम लोग उसका डबल करें फिशरीज़ एक्सपोर्ट्स। इस पर हम लोग बहुत डिटेल्ड स्ट्रैटजी बना के और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री हैं, उन लोगों के साथ काफ़ी मीटिंग्स हम लोगों ने की है और वेरी एक्शन प्लान बहुत डिटेल जो है, जिसके बारे में भी इनफैक्ट अलग से हम लोग उसका हम लोगों ने अगले हफ्ते एक्चुअली हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट, और उसके द्वारा हम लोग चाहेंगे कि 1 लाख करोड़ का जो हम लोग का टारगेट है उसकी तरफ हम लोग प्रयास करते रहें। जी हाँ, अभी तक जैसे आजीविका में जिनकी बाधा होती है उसके लाइवलीहुड सपोर्ट, जैसे हम लोग फ़िश बैन होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है, उस समय जो मछुआरे होते हैं उनको हम लोग लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए पैसे देते हैं। उसी तरीके से जो और भी उनके ऊपर प्रतिकूल असर हुआ है उसके लिए एक सिस्टम बना के हम लोगों ने उस पर काम किया है। और जैसा कि आपने सुना कि अलग बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तरह हम लोग जो बेनिफिशियरी हितकारक हैं, उनको बेनिफिशियरीज़ को कैसे उनको योजनाएं उनके साथ सीधे जुड़ें और उसका ये लोग सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठा पाएँ, इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लगे हुए हैं। जी हाँ, ये क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ हुआ है, और ये स्कीम है कि इसमें जितना हम लोग चाहें, क्योंकि फ़िशरीज़ पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसलिए हम चाहेंगे कि उसके कंजम्पशन के बारे में पर कैपिटा कंजम्पशन हम लोग चाह रहे हैं दुगना करना। जो मछुआरे जो हैं, जो मछली किसान हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके आय को दुगना करना है। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे
जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष से परोक्ष रूप से, उनके बारे में कैसे उनको ये सुविधा दी जा सके। और ये जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर है, इसलिए आप देखिएगा डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन में जो ज़्यादा इफेक्टेड है उनसे डायरेक्टली कैसे रीच कर सकें। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बहुत ज़रूरी है कि उनका हम पहुंच सकें और उनको बता सकें कि ऐसे नए नए स्कीम्स आए हैं जिसका वो लोग फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे और इसीलिए 3 नए कानून बनाए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।